थिंग, रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ब्स। हमने जैसे अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया बेटा, वैसे ही कई बार आप वर्ब फॉर्म्स रॉन्गली यूज करते हो, और कैसे वो करेक्ट करोगे, लेट्स चेक इट आउट। नाउ सी, व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट कितने हैं? 2। हमको ये पता है बेसिक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक रूल, क्लियर। फर्स्ट रूल ये। सेकेंड रूल कि जो भी सब्जेक्ट है उसके आगे हमें वर्ब चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। This is, I am recapping all the rules, the recap of the basic rule। 3 चीजें मैं आपको बता रही हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है। हर एक सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, और ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए। नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यहां तक समझ में आया? अब बात हो रही है, अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सिंगुलर के कि प्लूरल के? किसके अकॉर्डिंग? लेट्स चेक आउट। सी, अगर हमारा 2 सब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस में, तो हमको दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब सेपरेट लगाने पड़ेंगे। दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब सेपरेट। सी, 3 killed, this is plural subject, this is singular subject। 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। वर्ब क्या लगा है? वर। वर किसके साथ लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। बट अब देखिए, ये वर्ब किसके पास है? 1 के पास। तो क्या ये सब्जेक्ट इस वर्ब से एग्री कर रहा है? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, 3 were killed। Now this is subject, this is verb। Check out। Plural subject के साथ plural verb। Again, this is singular, this is singular। Singular subject के साथ singular verb। Clear? So if there are 2 or more than 2 subjects, the modal auxiliaries must agree. The verb must agree with the subject, and there must be different modal auxiliaries for different subjects, and those modal auxiliaries will be as per the number of subject। Singular subject singular verb, see, plural subject plural verb। Okay, now the next rule। now see, अगर आपको एक ही verb यूज करना है, एक ही वर्ब यूज करना है, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स। तब व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स, वो तभी होगा जब दोनों सब्जेक्ट्स के लिए सेम वर्ब फॉर्म यूज होगा। कैसे होगा? चेक इट आउट। आई एम 17 years old। ओके, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? एज यू ऑल नो, दिस इज सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट है? सिंगुलर, आई। एंड माई सिस्टर 14, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहां पर गलती क्या है? गलती क्या है? हर एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। इसमें तो आई के बाद वर्ब है, ये सब्जेक्ट, यहां एम वर्ब, तो एम आई एम। यहां पर माई सिस्टर सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई वर्ब दिया है नहीं, तो दैट मीन्स यहां पर ये वर्ब चाहिए। आप एक एम से दोनों सब्जेक्ट को नहीं सर्व कर सकते, आपको उसके लिए उस अकॉर्डिंग वर्ब देना पड़ेगा। एम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम नहीं आएगा, एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज होता है। तो अगर वहां माई सिस्टर दिया है तो वो सब्जेक्ट अलग है, वो एम से वर्क नहीं होगा, उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब देना ही पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट।
नाउ सी, अब अगर सब्जेक्ट एक हो और दो एक्शंस के लिए दो वर्ब लेना हो, दो एक्शंस के लिए दो वर्ब मीन्स दोनों एक्शन अलग अलग टाइम पे हुए हैं। दोनों एक्शन अगर अलग अलग टाइम पे हुए हैं तो दोनों एक्शन के लिए वर्ब फॉर्म्स भी अलग अलग चाहिए। अभी तक हमने किया सब्जेक्ट अलग अलग थे तो हमने वर्ब अलग अलग दिया। अब हमारा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, सब्जेक्ट तो एक है लेकिन उसने दो काम किए हैं, दो एक्शन किए हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे किए हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म लगेगा। कैसे लगेगा, चेक इट आउट। नाउ सी, ही नेवर हैज, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। बेटा जब भी कोई सेंटेंस में कंफ्यूजन आ जाए, जस्ट डू द बेसिक सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रख के देखो और सेंटेंस को चेकआउट करो डीपली एंड यू विल गेट द एरर इन दैट। सी, ही नेवर हैज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? नो। हैज लगता कहाँ है? हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बेसिक पता है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस V3 चाहिए, ये क्लू याद रखना। ही नेवर हैज प्लस हमें हमेशा क्या चाहिए? V3। यहां पर हैज अकेला है, आगे बढ़ते हैं। एंड नेवर विल टेक, अगेन ये वर्ब है, यहां पे V1 है, विल के साथ V1 लगता है, ये हमें पता है। गलती कहां है? रीड द सेंटेंस, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। उसने न आज तक ऐसे स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए हैं और ना ही आगे लेगा। ना अभी तक लिए हैं, ना आगे लेगा। चेक आउट द रूल जो मैंने आपको अभी बताया। यहां पे सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, दो एक्शंस हो रहे हैं, ना अभी तक हुआ है ना आगे होगा। दैट मीन्स ना अभी तक हुआ है ना आगे होगा। गलती क्या है? आई हैव गिवन यू द क्लू, जल्दी से। हैज के साथ V3 लगता है, तो क्या ये टेक वर्ब विल और हैज दोनों को सर्व करेगा? नो। हैज के साथ हमें V3 फॉर्म चाहिए, प्रिंसिपल वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज चाहिए। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो V3 फॉर्म, पास्ट टेंस है तो V2 फॉर्म, सिंपल फ्यूचर है तो विल प्लस V1। अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब फॉर्म्स चाहिए। यहां गलती कहां है? हैज के बाद V3 चाहिए। ना चेक इट आउट, ही नेवर हैज प्लस V3 एंड नेवर विल प्लस V1. This should be the correct. This type of sentence definitely comes in the exam. So just pay attention on this and recall this sentence again and again. Okay? Now the next rule. Now see, again the same type of question. अब अगर एक ही helping verb है दो principal verbs के लिए, दो principal verbs के लिए एक ही helping verb है, तो कैसे होगा? Check it out. 10 candidates, यहां पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी कैसा है? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, हैव पास्ट, यहां तक तो करेक्ट है सेंटेंस। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। टिल हियर द सेंटेंस इज करेक्ट। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज है, वन फील्ड। 10 कैंडिडेट्स पास हो गए हैं, एक फेल हो गया है। गलती क्या है? गलती ये है यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये सब्जेक्ट, सी ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। ये आप बेटा जो भी सेंटेंस मिलेंगे एग्जाम में इतने करेक्ट फॉर्म में मिलेंगे कि आप उसमें गलती निकालना मुश्किल हो जाएगा। नाउ सी, पर गलती कैसे पता चलेगी? सेंटेंस का टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट।
जब हमने यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगाया है तो आगे सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी तो हैज चाहिए। ये फेल्ड, ये वर्ब है, बट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ हैव लगा है, आगे सेंटेंस का टेंस वही चल रहा है, तो वन हैज फेल्ड। दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। चेक आउट द राइट आंसर। 10 candidates have passed, one has failed. This is looking more complete. Now the next. 3 girls are present. Again, 3 girls are present and 1 is absent. अब इस क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए is. Clear? Now the next rule. The most important rule. याद रखना, इसको भूलना नहीं। जो हम अभी तक कर रहे थे, इससे पहले हमने जो रूल में किया, सेंटेंस जब स्टार्ट हो रहा है, जिस टेंस से स्टार्ट हो रहा है उसी टेंस से वो कंटिन्यू होगा। यू कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस इन द मिड। जिस टेंस में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है बेटा, आगे भी वो कंटिन्यू उसी टेंस में होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट हुआ, जैसे हमने रिसेंटली किया, 3 गर्ल्स आर प्रेजेंट and 1 is absent, प्रेजेंट टेंस, दोनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस। तो वैसे ही अगर सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है तो आगे भी पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू करेगा। चेक इट आउट। सी, a past tense in the main clause will be followed by a past tense in the subordinate clause. Check out this. He succeeded. V2 form, that means past tense। आगे works hard, V1। क्या सेंटेंस का बैलेंस बैठ रहा है? ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस बैलेंस हो रहा है। तो अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस ही होगा। मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो आगे भी प्रेजेंट टेंस होगा। अब चेंज किसको करना है? गलती कहाँ है? हम वर्क्स को देखकर इसको सक्सीड नहीं करेंगे, ये गलती मत करना। स्पॉटिंग द एरर में सेंटेंस जब आते हैं तो आप गलत कहाँ करते हो? आप गलत चीज को देखकर सही पार्ट को गलत मान लेते हो। नो, रूल सेज चेक आउट द थिंग। जब मेन क्लॉज में जो टेंस है, सेंटेंस जिस टेंस से स्टार्ट हो रहा है उसी से आगे कंटिन्यू होगा। मेन क्लॉज का जो टेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? अब यहां पर V2 है तो यहां पर हमें क्या चाहिए? V2 फॉर्म। दैट मीन्स ही सक्सीडेड। दिस इज V2, अगेन दिस इज V2 एंड बोथ आर करेक्ट। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। और जितने भी रूल्स हम रिवाइज कर रहे हैं, आई चैलेंज, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इनको। आई प्रॉमिस यू ऑल, if you are paying attention to what I am teaching you, you will be able to crack the NDA English exam with the flying colors. You will not be having even a single problem in solving the English exam. But just pay attention. And if you have any of the doubts, you can message me, you can ask your doubts, I'll clear all your doubts. Now we'll do the next thing. So my dear students, अभी हमने रूल किया, if the tense of the main clause is in past tense, then the tense of the subordinate clause must be in the past tense only. हमने ये अभी किया। अब one exception to that rule, उस रूल को एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा? कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो उसको हम पास्ट टेंस में नहीं लेंगे। So if some universal truth is told in the subordinate clause, no matter the sentence is starting with the past tense, हम उस universal truth को present tense में ही लिखेंगे। That means जो सच है, जो universal truth है, वो past tense में नहीं change होगा। For example, see the rule. A past tense in the main clause may be followed by a present tense in the subordinate clause if the subordinate clause expresses a universal truth. जो सच है वो आज भी वैसा ही है, वो कल भी वैसा ही था, तो उसको आप past tense में change मत करो। For example, check out this. Our teacher said, this is V2 form।
ठीक है, दैट मीन्स सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ है, पास्ट टेंस से। आगे का टेंस मूव्ड, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है, पढ़ो इसको। अवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इससे पहले वाले रूल से कनेक्ट करें, द टेंस इन द मेन क्लॉज must be followed by the tense in the subordinate clause. That means a past tense in the main clause must be followed by the past tense in the subordinate clause. मैंने आपको बताया है एग्जाम में सेंटेंस इतना करेक्ट फॉर्म में आएंगे कि आपको लगेगा ये रूल यहाँ अप्लाई हो ही रहा है, बट नो, सी यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आप पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे, नो मैटर सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, फिर भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। चेक इट आउट। आवर टीचर सेड, दिस इज V2, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस इज V1। दैट मीन्स जो भी ट्रुथ है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप उनके लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस चेंज नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। नाउ द नेक्स्ट रूल। Now see, the word lest. Lest का मीनिंग होता है अदरवाइज, जिसे आप हिंदी में बोलते हो नहीं तो या वरना। नाउ ये हिंदी वाला वरना है, इंग्लिश वाली वरना गाड़ी नहीं। दिस इज नॉट द वरना कार। आई एम नॉट telling you about VERNA Varna car. No, I'm telling you about the Hindi version, Varna. That means नहीं तो। पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे, ध्यान दो वरना समझ नहीं आएगा। Now lest, that means otherwise. This is a negative word. This is a negative word, क्योंकि हिंदी में यहाँ क्या आ रहा है, नहीं तो। lest का मीनिंग समझ में आया, LEST. This is not lust, this is lest. Lest means otherwise, हिंदी में जिसका मीनिंग नहीं तो। Okay, now this is a negative word. What is the rule with the lest is, lest के बाद should आता है, will नहीं, याद रखना। lest के बाद हमेशा should आएगा, क्योंकि ये सलाह देने के लिए हो रहा है। पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे, जल्दी करो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। लेस्ट इज यूज्ड टू गिव एडवाइस एंड शुड मॉडल इज यूज्ड टू गिव एडवाइस। यू नो मॉडल्स, तो शुड मॉडल इज यूज्ड टू गिव एडवाइस, दैट इज व्हाई लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। वन मोर थिंग, लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं लगेगा, याद रखना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे स्टडी लेस्ट यू शुड नॉट पास, पढ़ाई करो नहीं तो पास नहीं होगे। नो, लेस्ट का मतलब ही नहीं तो है, लेस्ट नेगेटिव वर्ड है, लेस्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा। ओके, चेक आउट द एग्जाम्पल। वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। इज दिस करेक्ट? नो, हमने सुबह जल्दी शुरू किया, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देते, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देते। एरर क्या है? एरर ये शैल में है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है। सी, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। वन मोर, वर्क हार्ड, ये आपके लिए है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। पढ़ाई करो, मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो आई नो यू आर वर्किंग हार्ड, आई नो यू आर लर्निंग हार्ड। ओके, नाउ रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी भागो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, जस्ट जल्दी से। एंड आपको पता है आपके पास सिर्फ 70 दिन हैं, इन 70 दिन में आपको अपनी लाइफ को चेंज कर देना है। इन 70 दिन में आपको अपने करियर की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए वर्क हार्ड, रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नहीं तो ये ट्रेन मिस हो जाएगी,
और मुझे पता है आप अपनी ट्रेन मिस नहीं करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल। नाउ सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कब होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स विल या शैल प्लस V1। पहले तो ये समझो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है विल या शैल प्लस V1। अब रूल ये कह रहा है वो कहाँ यूज नहीं होगा? जहां टाइम की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, वहां विल प्लस शैल या विल शैल प्लस V1 यूज नहीं होगा, वहां यूज होगा V1। याद रखना कैसे? चेक आउट दिस। आई शैल वेट फॉर यू टिल। टिल किस चीज को बता रहा है? टाइम को। सी दिस टाइम मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लोगे। हमने ये बोला आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क। जब तक तुम अपना काम खत्म कर लोगे तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन गलती कहाँ है? गलती है यहां पर। सी टाइम टिल, टाइम हो, कंडीशन हो, प्लेस हो। कंडीशन इफ द सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। कंडीशनल क्लॉज क्या होंगे? अगर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ इफ, कंडीशनल क्लॉज। ये टाइम की बात, ऐसे ही प्लेस की बात होती। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्लेस की बात हो रही है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम अपना काम खत्म करते हो। खत्म कर लोगे नहीं, खत्म करते हो, तब तक मैं वेट करूंगी, क्योंकि तुम तो काम कर रहे हो, अभी करोगे थोड़ी। जब तक तुम अपना काम करते हो तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सी आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश, दैट मीन्स V1। दैट इज द रूल। टाइम की बात हो, प्लेस की बात हो या कंडीशन की बात हो, दैट मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस हो, दैट मीन्स कंडीशनल क्लॉज हो, तो इनके लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में V1 आएगा, विल या शैल प्लस V1 नहीं। नाउ द नेक्स्ट रूल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव प्लस V3। ये टेंस जब भी आपको टाइम दिया है, डेट दी है, इनके साथ यूज नहीं होगा। टाइम दिया है, डेट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, इनके साथ ये वाला टेंस यूज नहीं होगा। जब भी टाइम दिया है उसके साथ पास्ट टेंस यूज होता है, दैट मीन्स V2 यूज होगा। इस रूल पे जरूर सेंटेंस आते हैं, जरूर। तो व्हेनेवर टाइम इज गिवन, डेट इज गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन, वी हैव टू यूज पास्ट टेंस। ओके, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज है उसके साथ टाइम, डेट, ड्यूरेशन नहीं। चेक आउट दिस। आई हैव बॉट अ साइकिल येस्टरडे। गलती कहाँ है? ये है हैव प्लस V3। सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आई के साथ हैव लगता है, हमें पता है ये। आई हैव बॉट अ साइकिल येस्टरडे, यहाँ टाइम दिया गया है, यहाँ टाइम दिया गया है, तो गलती कहाँ है? आई हैव बॉट टाइम के साथ लगेगा ही नहीं। टाइम दिया गया है तो बॉट लगेगा, टाइम दिया गया है तो बॉट लगेगा। क्लियर? अब अगर आपको ये सेंटेंस एग्जाम में आता, अगर सेंटेंस एग्जाम में आता और आपसे बोला जाता कि फाइंड द एरर, सी सपोज दीज टू सेंटेंसेस आर इन एग्जाम्स, यू हैव टू स्पॉट द एरर। एरर स्पॉट करने के लिए चेक आउट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हमें ये पता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम ड्यूरेशन नहीं लगती, तो एरर किस पार्ट में है? एरर इस पार्ट में है। दिस इज द एरर पार्ट। एरर यहां है,
यहां नहीं, मेन क्लॉज में जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस मूव होना चाहिए, तो एरर यहां है। नेक्स्ट, ही हैज गॉन, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज प्लस V3, दिस इज करेक्ट। लास्ट मंथ, दिस इज द एरर पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं की जाती, तो एरर इस पार्ट में है, इस पार्ट में नहीं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू दिस ओनली। सी, द पास्ट परफेक्ट टेंस is used to represent the earlier of two actions। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर हम दो काम कर रहे हैं, दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, दोनों एक्शन जब पास्ट में हो रहे हैं, दोनों में से जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, उसके लिए पास्ट परफेक्ट। अर्लियर एक्शन हैड प्लस V3 और उसके बाद वाला जो एक्शन, उसके बाद V2, जो बाद में एक्शन होगा, जो नेक्स्ट एक्शन, उसके लिए V2। फॉर एग्जाम्पल, चेक आउट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है। हमने एक रूल किया था, अगर सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो आगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस है वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये भी पास्ट टेंस में है। लो, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? हमारा रूल फॉलो हो रहा है बेटा। आई हैव टोल्ड यू, एनडीए इंग्लिश एग्जाम में जब आप सेंटेंस में स्पॉटिंग द एरर्स करेंगे, सेंटेंस जो भी एरर पार्ट वाले सेंटेंस होंगे वो इतने करेक्टली रूल फॉलो करते हुए होंगे कि यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बट यू ऑल आर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू नो द ट्रिक। क्या ट्रिक है? जब सेंटेंस में दो वर्ब हैं, दोनों पास्ट टेंस में हैं, दोनों पास्ट टेंस में है, आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि दोनों में से कोई काम पहले तो नहीं हुआ। अगर दोनों में से कोई काम पहले हुआ है तो पहले के लिए हैड प्लस V3, उसके बाद जो लेफ्ट एक्शन है, उसके बाद जो बचा हुआ एक्शन है, उसमें V2। चेक इट आउट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। मैं पहले पहुंची कि ट्रेन पहले जा चुकी थी? ट्रेन पहले जा चुकी थी। पहले कौन गया? ट्रेन। पहले क्या काम हुआ? ट्रेन गई। तो सी, यहां पर आएगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट। This will make the sentence more clear. This will make the sentence more clear. Check out one example. I washed the floor when the painter left. जब पेंटर चला गया था तब मैंने फ्लोर वॉश किया था। क्या आपको इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि मैंने पहले फ्लोर पेंट किया, सॉरी मैंने फ्लोर वॉश किया कि पेंटर पहले गया? सेंटेंस पास्ट टेंस में है, नेक्स्ट वर्ब भी V2 है, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, बट दोनों में से जो काम पहले हुआ है, दोनों में से जो काम पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट। तो होगा क्या? आई वॉश द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड लेफ्ट। अब क्लियर पता चल रहा है, पेंटर पहले गया, मैंने फ्लोर वॉश बाद में किया। तो जस्ट आई एम रिपीटिंग द लास्ट टू रूल्स, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप ऑफ द लास्ट टू रूल्स। When present perfect tense is used in the sentence, we don't have to mention the time or the date. Clear? और अगर past tense use कर रहे हैं, past tense में आप time mention कर सकते हैं, जैसे I did it yesterday. ये clear है? I did it yesterday. और अगर आप बोल रहे हो I have done it yesterday, तो वो wrong है। या तो आप बोलो I did it yesterday या I have done it। ऐसा जहां प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है वहां टाइम मेंशन नहीं करना, जहां पास्ट टेंस लग रहा है वहां टाइम मेंशन करना। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 40 में ये है, इफ सम एक्शंस आर डन इन द पास्ट टेंस, नाउ टू मेंशन द अर्लियर एक्शन, दोनों में से जो काम पहले हुआ है, दैट विल टेक पास्ट परफेक्ट टेंस।
had plus V3, and the action which took place after that will take V2 form. Clear? I hope you have understood today's rule, and I promise you, you will never forget the rules I am teaching you now. इसके बाद we'll do some more rules tomorrow. Then we'll solve the questionnaires. We'll solve as many sentences as we can on the spotting the errors segment, and you will apply all the rules you have learned today. But till then, work hard, study hard, and stay tuned. Thank you.